गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी वर्तमान में सामान्य विज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें लूसेंट साइंस तथा एनसीईआरटी साइंस का भी साथ साथ अध्ययन करा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मालूम है कि आने वाली परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जेल प्रहरी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं और सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी प्री तथा असिस्टेंट कमांडेंट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं हम आज के मोटिवेशनल कोटेज की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है। क्या लिखा है? कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किस्मत के बलबूते पर मत बैठिए कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। आप मेहनत तो करिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक ना? तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर? देखिए, तो ये है आज का कंप्लीट लूसेंट साइंस एनसीईआरटी स्पेशल साइंस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज देख लीजिए क्या है। सबसे पहले लिखा है यहाँ परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र होता क्या है? परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जो हमारे शरीर में रक्त के आदान प्रदान को करता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो अब यहाँ पर आप परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा देख लेंगे क्या होता है परिसंचरण तंत्र। यहाँ पर आपको हृदय दिख रहा होगा। इस हृदय से देखिए, जो यहाँ पर नीले कलर की जो हृदय देखिए, यहाँ हृदय दिख रहा होगा। जो आपको यहाँ नीले कलर की दिख रही है वो नसें, वो क्या है? सिरा कहलाती हैं। आप अपनी मुट्ठी बंद कर आप अपनी मुट्ठी बंद करके उसको देख सकते हैं। आपके यहाँ नीली नीली नसें दिख रही होंगी, वो क्या कहलाती हैं? सिरा। लेकिन जो लाल कलर की धमनियाँ दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं। ठीक ना? तो यही कहलाता है परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में प्रत्येक स्थान पर रक्त को पहुँचाना या भेजना क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या बोलते हैं? रक्त क्या होता है? तो जब आपको कभी लग जाती होगी तो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर से एक लाल कलर का पानी निकलता है, वो रक्त कहलाता है। तो रक्त के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? तो देख लीजिए, रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ पाई जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं के कारण ही हमारा रक्त सफ़ेद लाल दिखता है। कैसा दिखता है? लाल। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक काय में पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। अब बढ़ते हैं हमारी तरफ। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। कौन को? जो खतरनाक जीवाणु हैं, अपने अपशिष्ट जीवाणु, उनको नष्ट करती हैं। अब बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स क्या कहलाती हैं? जो हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्लेटलेट्स कहलाती हैं। और स्पंदन दर क्या कहलाती है? स्पंदन दर वह दर कहलाती है जिसके कारण हमारे शरीर में जो एक पर मिनट में जो अपना शरीर स्पंद करता है, वह हृदय स्पंद करता है, धड़कता है, वो क्या कहलाता है? स्पंदन दर कहलाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारा शरीर एक मिनट में अपने शरीर नहीं, हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो बताइए। ठीक ना? अब बढ़ते हैं हम आगे। उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाता है? तो हमारे शरीर में जब हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। इन सारे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो अब देखिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा आप पहले इसमें फेफड़े, हृदय के बारे में पढ़ लीजिए। हृदय क्या होता है, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए, हृदय दिख रहा होगा आपको। इसमें एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। इसमें दो चार कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब आप में इसमें देखना है कौन कौन सी धमनियाँ होती हैं, कौन कौन सिरा। तो फुफ्फुस धमनी होती हैं और फुफ्फुस सिरा भी होती है। कौन कौन सी देख लीजिए। हाँ, ये फुफ्फुस सिरा है, ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं। और इसमें महाधमनी भी होती है और महासिरा भी होता है। तो देख लीजिए। अब इसके बाद लिखा है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी। किसने की थी? 1578 में की थी। और विलियम 1578 में वो जन्मे थे। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो देख लीजिए। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा था? इसे सर्कुलेटर कहा था। कौन सा शब्द दिया था? सर्कुलेटर शब्द दिया था। अब देख लीजिए थोड़ा आगे, जाइलम क्या कहलाता है? तो जाइलम कहलाता है जल को भेजने वाला, जल को ऊपर की तरफ भेजने वाला क्या कहलाता है? जाइलम। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ जो आसमानी कलर की जो डंडियाँ जा रही हैं वो क्या कहलाती हैं? जाइलम। क्या कहलाती हैं? जाइलम। देख लीजिए, यहाँ दिख रही है आपको जाइलम, आसमानी कलर की ऊपर जा रही, वो क्या है? जाइलम है। जाइलम को क्या कहते हैं? दारू भी कहते हैं। दूसरा शब्द जाइलम का क्या है? दारू। अब आते हैं दूसरे शब्द पे, आते हैं फ्लोयम। फ्लोयम क्या कहलाता है? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो आसमान से नीचे की तरफ भेजते हैं। देखो, आसमान से नीचे की तरफ भेज रहा है वो क्या है? फ्लोयम है। और जो ऊपर की तरफ भेज रहे हैं वो क्या है? जाइलम है। जाइलम है जो जल भेजता है, फ्लोयम मीन्स फल।
फल मीन्स समझते हो फूड, फूड मीन्स भोजन, भोजन कौन बनाता है? पत्तियां, तो पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर भेजेंगी। लेकिन जो जाइलम होता है, जाइलम मीन्स जल होता है, तो जल कहाँ से जाता है? नीचे से, तो नीचे से ऊपर की ओर जल जाएगा। अब आते हैं ऊतक। हमारे शरीर में या पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वह वह वो क्या कहते हैं उसको, वह जो स्थल या सतह है जिससे वो सुरक्षित महसूस करते हैं, ऊतक कहलाता है। अब देखिए डायलिसिस क्या कहलाता है? डायलिसिस, जैसे आप कभी बीमार पड़े होंगे या आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा होगा, तो उनका जो शरीर में रक्त रहता है वो रक्त क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो उसका रक्त को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहलाती है, अपोहन कहलाता है। अब स्टेथोस्कोप क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप आपने कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो आपने ऐसा कभी एक यंत्र देखा होगा, सॉरी हाँ दिखा दे रहे, सही बना रहा है। ऐसा आपने यंत्र देखा होगा, यहाँ पर एक डंडी लगी रहती है गोल, ये आपके हृदय की तरफ लगा देता है डॉक्टर, और क्या करता है, और इसमें ये कानों में लगा देता है। कहाँ लगाता है? ये कानों में लगा देता है। तो ये आपने देखा हो, ये क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है, ठीक ना। तो बढ़ते आएंगे, कायक अंग क्या कहलाते हैं और जनन अंग क्या कहलाते हैं? कायक अंग वो अंग होते हैं जिससे हम जनन नहीं कर सकते, और जनन अंग वो अंग होते हैं जिससे हम प्रजनन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अब इसके बाद देखिए पुंकेसर क्या कहलाता है? नर जनन अंग है। इस आपको क्वेश्चन आ सकता है, नर जनन अंग है तो कौन सा है? पुंकेसर है। और स्त्री केसर क्या है? मादा जनन अंग है। इसमें सीधा लिखा भी हुआ है स्त्री केसर, दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है? स्त्री लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ, ये लिखा है स्त्री, तो स्त्री क्या होती है? मादा होती है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना। अब देखिए एक लिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं? एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें या तो स्त्री केसर पाया जाता है या फिर पुंकेसर, दोनों नहीं पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? स्त्री केसर या पुंकेसर पाया जाएगा, कहलाता है। अब देखिए एक लिंगी पुष्प क्या कहलाता है? मैंने बता ही दिया अभी। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है मक्का, पपीता और ककड़ी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द्विलिंगी पुष्प क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प कहलाते हैं जिनमें मादा जनन अंग तथा नर जनन अंग अथवा पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पू लिखा है ना, ये पू मीन्स पुरुष, पुरुष मीन्स नर, इसको ध्यान रखना, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें लिखा है युग्मनज। युग्मनज क्या कहलाता है? किसी भी जनन अंग के दोनों समूहों को युग्मनज कहते हैं। जैसे मादा जनन अंग तथा नर जनन अंग के समूह को युग्मनज कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आज के लूसेंट साइंस के लेक्चर की तरफ। तो आज का लूसेंट साइंस का लेक्चर क्या है? तो आज का लूसेंट साइंस का लेक्चर है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसको कैसे अपन समझ सकते हैं, आज उसके बारे में देख लेते हैं। तो बर्नौली प्रमेय क्या है? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बर्नौली प्रमेय की परिभाषा क्या होती है, ठीक। तो बर्नौली प्रमेय क्या है? जब कोई असंपीड्य अथवा आस्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कैसी रहती है? कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब इसके लिए थोड़ा अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि द्रव का एकांक आयतन, यदि द्रव का एकांक आयतन क्या हो या एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा P हो, क्या हो? P। देख लीजिए यहाँ ये दिख रहा है P हो, तो द्रव का घनत्व भाई, क्या द्रव का घनत्व भाई, और पृथ्वी तल से ऊंचाई h हो तो सिग्मा है, ये क्या है? सिग्मा हो, तो पृथ्वी तल वेग v हो, तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होगा? एकांक आयतन के लिए P + 1/2 सिग्मा v स्क्वायर प्लस PGH बराबर एक नियतांक। इसको भी ध्यान रखना है कि बर्नौली प्रमेय के बराबर क्या होता है? एक नियतांक होता है, और एकांक द्रव्यमान के लिए P/सिग्मा + 1/2 v स्क्वायर प्लस GH होता है, अर्थात एक नियतांक होता है, ठीक। तो आप देख लीजिए उपरोक्त समीकरण में पहला, दूसरा और तीसरा पद क्रमशः दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के बारे में बतलाते हैं। यह प्रमेय गैसों के प्रवाह के लिए भी सत्य है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, गैसों के प्रवाह के लिए सत्य है कि नहीं? तो हाँ सत्य है, ठीक ना। अब इसके बाद आता है यदि द्रव प्रवाह क्षैतिज तल में है तो H नियत रहता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यदि द्रव प्रवाह क्षैतिज तल में है तो H क्या रहेगा? नियत रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अतः एकांक आयतन के लिए P/1/2 PV स्क्वायर बराबर एक नियतांक होता है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या है आज आगे की स्लाइड देखिए। तो बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग देखना है आपको थोड़ा। बर्नौली प्रमेय के क्या क्या प्रयोग हैं? तो बर्नौली प्रमेय के क्या क्या प्रयोग हैं? बर्नौली प्रमेय में सबसे पहले आता है बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर क्या होता है? यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है? नली में द्रव के प्रवाह की दर
तो इसको नली में प्रवाह की दर बराबर Q इक्वल टू A1 अपॉन A1 इंटू A2 रूट के अंदर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या है? A2 स्क्वायर। अब बढ़ते हैं तो हम आगे की तरफ। क्या होता है, इसको फॉर्मूला अच्छे से दिखाई दे रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, देखिए तो फिर, ठीक ना। यहाँ Q इक्वल टू A1 A2 रूट के अंदर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक ना। इसको ध्यान रखना थोड़ा, A2 स्क्वायर ये आज का फॉर्मूला है इसका, काय का? बर्नौली प्रमेय के बेंचुरीमीटर के मापने का, प्रवाह की दर मापने का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा है समुद्र की, देखिए समुद्र में एक दिशा में एक दूसरे के समानांतर गतिमान दो जहाज़ों या दो जलयानों के अधिक निकट आ जाने पर उनके बीच का स्थान क्या हो जाता है? बहुत सकरा हो जाता है, और जिससे वहाँ के जल की जहाज़ों की सापेक्ष विपरीत दिशा में चाल बहुत अधिक हो जाती है, फलतः वहाँ बहुत कम हो जाता है जलयानों की बाहर की ओर लगने वाला अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे जलयान टकरा जाते हैं। उत्पन्न दाब के कारण जलयान क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। जैसे आपको मालूम है, ये पानी भरा है, भर दिया मैंने, पानी भर दिया, ठीक ना। अब यहाँ एक जलयान है और यहाँ एक जलयान है। जब ये पास आएंगे तो ये क्या होता है? ऊपर से पास रहता है, ऊपर से मोटा रहता है और नीचे से पतला रहता है। जब ये नीचे से पतले रहते हैं तो कुछ नहीं दिक्कत, लेकिन ऊपर से मोटे होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं, तो इनका क्या हो जाता है? टक्कर हो जाती है। अब आते हैं हम तीसरी तरफ कि तीसरा क्या है क्वेश्चन? तीसरा बोलता है तेज आंधी पर टीन की छत क्या हो जाती हैं? उड़ जाती हैं। तो तेज आंधी पर टीन की छत क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, जिससे छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फलतः टीन की छतें उड़ जाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका ये टीन छप्पर लगा हुआ है, आपका ये घर बना हुआ है। इस घर में अगर आप यहाँ वायु तेज चल रही है, ऊपर चल रही कि नहीं? यहाँ वायु मैंने बहुत तेज़ चला दी है, लेकिन जो नीचे है यहाँ कोई वायु नहीं चल पा रही है, जिससे यहाँ वायु का वो है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो यहाँ है यहाँ बहुत तेज़ चल रही है, जिससे अब यहाँ कोई दाब ना होने के कारण यहाँ से जब दाब जाएगा तो ये छत उड़ जाती है। क्या हो जाती है? उड़ जाती है, ठीक ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या लिखा है? जब कोई गाड़ी, इसको भी बना देते हैं अपन, जब कोई गाड़ी आती है, जैसे ये पहले रखो, सॉरी इसको बना देते हैं अपन, इसमें देख लीजिए। अब आपने ये ट्रेन आ गई ट्रेन, इसके ऊपर ट्रेन बना दिया, ये डब्बा आ गया। जब कोई गाड़ी इतनी स्पीड से आती है तो आप कभी खड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पन्नी वगैरह थोड़ी उड़ के इसके पीछे आ जाती हैं। तो ये क्यों आती हैं? तो उसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है या आती है तो क्या होता है? तो वहाँ पर वायु का दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाने के कारण यहाँ पर जो पीछे पन्नी वगैरह डली रहती हैं, जो इस वायु के साथ क्या हो जाती हैं? साथ में दौड़ने लगती हैं या फिर उसके धक्का लेकर उसके साथ जाने लगती हैं। तो ये काय का उदाहरण है? वेंचुरी मीटर का या बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। थोड़ा रुक जी, हाँ मिटा दें थोड़ा। क्या लिखा है? भौतिक तुला देखा है आपने? भौतिक तुला नहीं देखा होगा तो देख लीजिए क्या होता है भौतिक तुला। ऐसा एक कांच के अंदर रखा हुआ एक तुला होता है, जिसमें आपने देखा होगा, इसमें लिखा है सीधा या एक तरफ के पलड़े। एक तरफ का पलड़े का मतलब ये है, यहाँ यदि हम क्या करें, अचानक से वायु क्या करें? तेजी से पहुँचाएँ, तो वायु पहुँचाने से तो पलड़े के नीचे दाब कम हो जाने से पलड़ा क्या होगा? नीचे की ओर झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पलड़ा नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा। पलड़ा क्या होगा? नीचे की ओर झुक जाएगा। काय का उदाहरण है? बर्नौली प्रमेय का। अब बढ़ते हैं हमारी की तरफ। इसके बाद आता है स्टोक्स का नियम। क्या है? तो स्टोक्स का नियम क्या है? द्रवों की श्यानता मापने में स्टोक्स के नियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? द्रवों की श्यानता मापने में काय का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोक्स के नियम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, काय का प्रयोग किया जाता है? स्टोक्स के नियम का, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे, देखो सॉरी पूरा पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो द्रवों की श्यानता मापने में स्टोक्स के नियम का उपयोग किया जाता है। यदि द्रव में गिरने वाले गोले की त्रिज्या r, द्रव की श्यानता गुणांक ईटा, देख लीजिए लिख दे रहा हूं मैं सब, देख लीजिए क्या लिखा है? द्रवों में गिरने वाले गोले की त्रिज्या r तथा श्यानता गुणांक ईटा तथा गोले का वेग v हो तो स्टोक्स के नियम पर लगने वाला बल बराबर क्या होगा? देख लीजिए थोड़ा, ये होगा, क्या होगा? F इक्वल टू
6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी ये फॉर्मूला है स्टोक्स के बल का। इस क्वेश्चन आ सकता है स्टोक्स बल बराबर क्या होता है, तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है, ठीक ना। तो अब इसको ध्यान रखना है आपको, थोड़ा मिटा दूं मैं थोड़ा। हाँ, तो आप देखिए स्टोक्स के नियम का अंतिम वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है v इक्वल टू, अंतिम वेग v इक्वल टू 2/n रूट के अंदर r² पाई ई माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा होता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है। तो जहाँ पाई सिग्मा इक्वल टू पाई इक्वल टू गोले का घनत्व और सिग्मा का तरल घनत्व होता है। बहते द्रव का संपूर्ण शीर्ष बर्नौली प्रमेय के अनुसार P+1/2 PV² प्लस PGH इक्वल टू नियतांक होता है, ठीक ना। इसको बस ध्यान रखना है, बस आपको ये याद रखना है, ये आएगा मेन, वो नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट, ये मेन है, ठीक ना। इसको बस ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो आज आप लोगों को जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है, इसमें आप लोगों को जो पसंद आया, जो भी आपको चीज़ समझ में ना आई हो, तो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे पेज स्टडी विथ मुकुल पर भी आप मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर पर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ, ठीक ना। जिससे भी आपको जो डाउट रहेगा मैं आपका वो लाइव आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। क्या है कि अभी यहाँ इस यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब भी आप इसका ऑप्शन आने के लिए अभी सब्सक्राइबर बढ़ानी जरूरी है, तो इसलिए आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उस बच्चे के पास शेयर अवश्य कर दीजिए जो बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है भाई। आप लोग तो कोचिंग जा रहे हो अगर, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कोचिंग नहीं जा रहा है ना, उसके पास पहुंचा दो, जिससे वो क्या हो, वो पढ़ ले, अच्छे से अच्छा पढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं कल के फिर लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर।